morning, students. I hope you are clear with the previous session regarding this chapter, and today we are going to discuss the next rest part of this chapter. Now, talking about the extinction, fire extinction. So फायर को कैसे आप एक्सटिंग्विश कर सकते हो, उसको कैसे बुझा सकते हैं, ठीक है. An uncontrolled fire can be disastrous. It can destroy life and property in a minutes. तो इसके प्रिवेंशन के लिए, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अनकंट्रोल्ड फायर, ईच सिटी हैज़ अ फायर स्टेशन विच आर इक्विप्ड विद फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स. अभी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स कैसे हो सकते हैं? वाटर फायर एक्सटिंग्विशर्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, सैंड हो सकती है, ये सब फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम करते हैं. हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में. आप कैसे एक्सटिंग्विश कर सकते हो फायर को? रिमूव द कंबस्टिबल मटेरियल, रिड्यूस टेम्परेचर टू इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस. और आप कट ऑफ कर सकते हो एयर सप्लाई को. एयर सप्लाई को कट ऑफ कर दोगे तो क्या होगा? उससे ऑक्सीजन से फायर का कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पे फायर बुझ जाती है. तो जब कोई छोटी मोटी फायर लग जाती है तो उसको कंबल डाल के या ब्लैंकेट डाल के उसको कट किया जा सकता है, क्योंकि उससे फिर एयर की सप्लाई कट हो जाती है, जिससे वो फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है. द नेक्स्ट आर टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. इसमें फर्स्ट टाइप है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर. ड्राई पाउडर में वी कैन यूज बेकिंग सोडा. इट कंटेन्स बेकिंग सोडा. when this mixture is thrown over the fire, बेकिंग सोडा डिकम्पोजेस टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच एक्सटिंग्विश फायर. हाँ जी, बेकिंग पाउडर रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड. कैसे? क्या होता है बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला NaHCO3. जब ये डिसोशिएट होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर्स यूज़ किए जाते हैं फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए, ठीक है. द नेक्स्ट है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. It consists of small glass bottles filled with the sulfuric acid that is supported in strong iron vessel containing sodium bicarbonate. Again sodium bicarbonate आ गया. अब ये फिर से क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, जो फर्दर फिर से ही एक्सटिंग्विश करने का काम करेंगी. On striking the knob, the bottle containing acid breaks and carbon dioxide is liberated by the action of the acid on the baking soda. इसमें भी रिएक्शन सेम ही हो रही है, लेकिन जो एक्सटिंग्विशर है ये दूसरी तरह का एक्सटिंग्विशर है, लेकिन रिएक्शन सेम ही हो रही है. रिजल्ट हमें वही मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक्सटिंग्विश कर रही है फायर को. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर. इन दिस अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम इज टेकन इन द ग्लास बॉटल इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. It releases a foam of carbon dioxide that surround the burning substance and cut off the air supply. This type of fire extinguisher is especially used to extinguish oil fires. हाँ जी, ऑयल फायर्स में हम जनरली वाटर में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे वाटर, आपको पता है कि ऑयल जो होता है वो लाइट होता है वाटर से, तो वो सरफेस पे आ जाता है. इससे जो फायर है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो उस केस में वाटर नहीं यूज़ करते. इस काइंड की फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ कर लेते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म के फॉर्म. टॉकिंग अबाउट द फ्यूल्स, combustible materials such as wood, coal, gas or oil which are burned to produce heat or power are known as fuels. So fuels की various categories होती हैं. solid fuels are easy to store but difficult to use. solid fuels में examples हैं coal की, charcoal, wood etc. Then gaseous fuels are difficult to store but easy to use because they have to be compressed at high pressure and are stored in sealed cylinders. जो भी आपके LPG सिलेंडर्स होते हैं उनमें गैस को स्टोर करने के लिए बहुत ही हाई प्रेशर पे उनको लिक्विफाई किया जाता है, देन उसको स्टोर किया जाता है सील्ड सिलेंडर्स में. और अगर वो लीक हो जाएं तो उनका स्प्रेड भी बहुत डिज़ास्ट्रस हो सकता है, बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हो जाएंगे एंड फायर कैच करते ही एक्सप्लोड कर सकते हैं. सो गैशियस फ्यूल्स के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि इनको स्टोर करना मुश्किल होता है, लेकिन ये इजी टू यूज़ होते हैं.
देन लिक्विड फ्यूल्स कैन बी स्टोर्ड ईजीली एंड आर ईजी टू यूज़. लिक्विड फ्यूल्स हर तरह से अच्छे हैं, इनको स्टोर भी करना ईजी होता है और यूज़ करना भी ईजी होता है. तो लिक्विड फ्यूल में आ जाते हैं कैरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल एट्सेट्रा. ये सब लिक्विड फ्यूल हैं, इनको स्टोर भी हम ईजिली कर सकते हैं और यूज़ भी ईजिली कर सकते हैं. Now talking about the characteristics of good fuel. So it should be readily available. बहुत ऐसा ना हो कि कहीं मिले ही ना, जगहों पे फ्यूल अच्छा हो लेकिन मिलता ही ना हो. इट शुड बी रेडिली अवेलेबल. जैसे CNG कार्स होती हैं आपकी, उनका फ्यूल जो है रेडिली अवेलेबल होता है, मिल जाता है CNG स्टेशन पे. देन इट शुड बी चीप. इट इज़ ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. It burns at the moderate rate, produce a large amount of heat, does not leave behind any undesirable substances, does not cause pollution. So ये सब कैरेक्टरिस्टिक उसमें होने चाहिए. बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना करता हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना करता हो. चीप भी हो, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए. इग्निशन टेम्परेचर शुड बी नीदर टू लो नॉर टू हाई. ठीक है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट कॉज एनी पोल्यूशन. इट शुड नॉट लीव बिहाइंड सॉलिड रेजिड्यू अपॉन बर्निंग. हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बर्निंग करते टाइम की कोई सॉलिड रेजिड्यू छोड़े, कार्बन छोड़े बहुत ज़्यादा, तो वो अगेन पॉल्यूशन कॉज करता है. ठीक है. इट शुड बी ईजी एंड सेफ टू ट्रांसपोर्ट, हैंडल एंड स्टोर. हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका ट्रांसपोर्ट भी ईजी होना चाहिए, ये सेफ होना चाहिए ट्रांसपोर्ट भी. और अब एक नेचुरल गैस है जो कि आइडियल उतरती है इन सभी कैटेगरीज पे, सबसे अच्छी रहती है, तो वो कौन सी है? CNG. सो हेयर नेचुरल गैस इज द क्लोजेस्ट टू एन आइडियल फ्यूल. Considerable research is being done to produce efficient fuel cells that use hydrogen and oxygen to produce electricity. There are certain harmful effects on environment due to burning of fuels. Fuels like wood, coal, petroleum release unburnt carbon. तो आप सबको पता है कि आप wood, coal burn करते हो तो उसमें बहुत सारा स्मोक निकलता है, इसमें बहुत सारा अनबर्नड कार्बन निकलता है, which in turns pollute the environment. इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपके ब्लड में जाती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का कॉम्प्लेक्स बना लेती है, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. एंड बहुत ज़्यादा एक्सपोजर से, कार्बन मोनोऑक्साइड के बहुत ज़्यादा एक्सपोजर से डेथ भी हो सकती है. बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच कॉजेज राइज इन टेम्परेचर. जब ये थोड़ा राइज हर जगह पे होता है तो ग्लोबली राइज करता है टेम्परेचर. मतलब ग्लोबली मतलब फिर पूरे वर्ल्ड का, पूरी अर्थ का टेम्परेचर राइज करता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कोज करता है. इसी की वजह से पोलर आइस इन सब की मेल्टिंग होती है, सी लेवल बढ़ जाते हैं. लोअर कोस्टल एरियाज क्या करेंगे, फिर उनमें बाढ़ आ जाएगी, वो डूब जाएंगे. बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, जो कि पानी में डिजॉल्व होने के बाद एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं. अगर ये सब ऐसे सब्सटेंसेस पानी में डिज़ोल्व होंगे और वही जाके क्लाउड्स में मिलेंगे और फिर क्लाउड से जो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे आएगा ज़मीन पे, वो एसिड रेन होगा. सो ये थोड़ा कॉज करते हैं पोल्यूशन भी. सम फ्यूल्स लाइक डीजल एंड कोल कंटेन सल्फर विच चेंजेस टू सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन कंबशन. इंजन गिव आउट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. Now talking about the candle flame. When a candle is lit, the wax around the wick melts. This wax rises up through the wick and vaporizes. बच्चे, जब भी एक कैंडल जलती है तो एक्चुअली में वो कैंडल के जो वैक्स होती है उसी के वेपर्स होते हैं जो वहाँ पे फ्यूल का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो जल रही होती है. एक्चुअल में वो वेपर होते हैं जो जल रहे होते हैं कंटिन्यूसली. यही चीज़ जो है कैंडल को कंटिन्यूसली लाइट करने में हेल्प करते हैं. कंटिन्यूसली कैंडल इसी तरह से जलती है क्योंकि पास में जो कैंडल के वैक्स के वेपर होते हैं वो बर्न होते रहते हैं, वो वेपर्स ही बर्न होते हैं. ठीक है. अ फ्लेम हैज़ 4 डिफरेंट रीजन्स. द जोन ऑफ नॉन कंबस्शन, जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन, जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन, ठीक है, ब्लू जोन. तो सबसे पहले है जोन ऑफ नॉन कंबस्शन. ये क्या है बच्चे, ये एक डार्क जोन होता है. विक के पास वाला जोन जो होता है, इनर मोस्ट जोन होता है ये.
जोन ऑफ नॉन कंबस्शन होता है. दिस इज द इनर मोस्ट जोन एंड कंटेन्स अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स. Combustion does not take place over here as there is no air supply. It is also the least hot part of the flame. Then comes to zone of incomplete combustion. This is the luminous zone. In this zone, the wax vapors do not burn completely as the supply of air is inadequate for the complete combustion. The wax breaks up into the carbon and hydrogen. The unburnt carbon particles glow and impart a pale yellow color to the flame. This is a middle part of flame and is moderately hot. The next is zone of complete combustion, the non-luminous zone. This is the outermost and the hottest part of the flame. Since adequate air is available of carbon and hydrogen to form carbon dioxide and water vapor. इसीलिए ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे एयर को जलने के लिए, फायर के लिए पूरी रिक्वायरमेंट इसकी मीट होती हैं, सारी कंडीशंस इसकी मीट होती हैं. इस वजह से ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है. यहाँ पे कंबस्शन कंप्लीट होती है, बर्निंग जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है. देन एक है बच्चे ब्लू जोन. दिस पार्ट लाइज एट द बॉटम ऑफ द फ्लेम. The blue color is due to burning of carbon monoxide produced due to incomplete combustion of carbon particles. ये भी है एक ब्लू जोन. ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है आपको ब्लू जोन के बारे में. So this was about your chapter combustion and flame. I hope you all are clear with this chapter. If you have any queries regarding this chapter, you are free to ask. Thank you so much.